कि हमारा क्लास 9th में टॉपिक चल रहा था टिश्यू का, और टिश्यू में हम लोगों ने देखा जो कनेक्टिंग टिश्यू होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ब्लड हम लोग जान रहे थे, ब्लड के बारे में हम लोगों ने शायद आरबीसी के बारे में पढ़ लिया। आरबीसी क्या होता है? केंद्रक रहित, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होते, केंद्रक रहित लाल रंग का ये रक्त होता है जो थोड़ा सा अम्लीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू लगभग 7.4 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोगों ने देखा कि जो मेल होते हैं, मेल में आरबीसी की संख्या जो होती है वो कितनी, 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक एमएम होता है। ठीक है, और फीमेल में जो होता है वो लगभग थोड़ा सा कम, फीमेल में जो होता है लगभग 40 से 45 लाख प्रति क्यूबिक एमएम का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर एक तरीके से हम साइंटिफिक रीज़न कह लें, साइंटिफिक रीज़न अगर देखें कि जो आरबीसी होता है वो उसमें केंद्रक क्यों नहीं होते, या फिर विभिन्न जो कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंस क्यों हैं, उसमें अनुपस्थित क्यों हैं। बाकी और सेल्स में तो ये सारी कोशिकांग होंगे, केंद्रक होंगे, सब होते हैं। फिर आरबीसी में ऐसी क्या समस्या आ गई, या फिर आरबीसी में ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई जिसके कारण उसमें से केंद्रक या विभिन्न कोशिकांग जो होते हैं उनको हटाना पड़ा, या उनमें उपस्थित ही नहीं है, एब्सेंस हैं। तो देखिए उसमें जहाँ तक हमको रीज़न लगता है, ठीक है, तो वो जो रीज़न है वो क्या है भाई, देखिए आरबीसी जो होता है उसमें आरबीसी में सबसे ज़्यादा होगा क्या, एचबी होती है, या इसे हम कह सकते हैं क्या, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, हीम एक वर्णक होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होती है ऐसी संरचना होती है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर करती है। सबसे ज़्यादा किसको कैप्चर करेगी? ऑक्सीजन को। वैसे भी आरबीसी का काम हम लोग मुख्यतः जानते हैं कि भोज्य पदार्थों का या फिर गैसों का परिवहन करने का काम करती है। ये जो आरबीसी होती है वो उसका काम क्या होता है, या तो वो भोज्य पदार्थों का और गैसों का परिवहन करेगी, और दूसरा काम होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। वैसे तो ब्लड ही होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। तो देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये स्पेशली जो स्पेशलाइज्ड जो है ये किसके लिए, ये ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। स्वाभाविक सी बात है भाई, जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एचबी हैं, क्यों बहुत ज़्यादा एचबी हैं? क्योंकि इसमें वो सारे कोशिकांग नहीं है, वो केंद्रक नहीं है, जिसकी वजह से इस सेल का इंटरनल एरिया ज़्यादा से ज़्यादा खाली है। जितना ही ज़्यादा इंटरनल एरिया खाली होगा उतना ही ज़्यादा इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी। जितना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगी उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई और भोज्य पदार्थों की या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती रहेगी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, उसका रीज़न जैसे शायद हमने इसको पहले भी बताया है कि जब हम पहाड़ियों पर जाते हैं तो पहाड़ियों के लोगों की साइज देखिए जो तो छोटी होती है, और उसके एवज में क्या होता है, उसके एवज में उनकी जो नोज़ होती है थोड़ी बड़ी होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ी पर जाएंगे वहाँ पे वायु का जो डेंसिटी होता है, वायु की जो घनत्व होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। जब धीरे धीरे वायु की घनत्व कम हो रही है तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन तो हमारे हार्ट को संपूर्ण चाहिए भाई। इसके शायद जानते होंगे हार्ट अटैक की कंडीशन, शायद क्लास 10th की हमने क्लास में बताई थी, क्लास 10th की लेक्चर में हमने बताई भी थी कि हार्ट अटैक की कंडीशन क्या होती है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाता तो वह हार्ट अटैक की कंडीशन हो जाती है। या फिर ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, शुद्ध रक्त जिसे हम कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो तो शुद्ध होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो तो अशुद्ध होता है। तो हमारे हार्ट में जब शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाता, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमारे हार्ट में
ऑक्सीजन युक्त रुधिर नहीं पहुंच पाता, तो वो जो कंडीशन क्रिएट होती है वो हार्ट अटैक की कंडीशन क्रिएट होती है। और इस कंडीशन में हमारा हार्ट जो होता है वो फंक्शन जो भी उसके होते हैं उसको वो कम कर देता है, बंद कर देता है, उसको वो क्या करेगा, धीरे धीरे बंद कर देगा, तो वो अटैक की कंडीशन होती है। या फिर दूसरी कंडीशन होती है जब हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज बन जाते हैं, जब हमारे ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएंगे, ब्लॉकेज बन जाएंगे, तब भी ये कंडीशन क्रिएट होगी। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब ब्लॉकेज बन जाएंगे तो हार्ट जो होता है वो ब्लड की पंपिंग करता है, ब्लड की पंपिंग जब करेगा तो वो ब्लड को पंप करने में उसको कठिनाई होगी। या थर्ड कंडीशन जो होती है वो ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। भाई स्वाभाविक सी बात है, हमारे जैसे 100 ग्राम ग्लूकोज जो होता है प्रति 100 ml ब्लड में, और ये 80 से 100 के बीच में, 80 से 100 के बीच में जो ये ग्लूकोज है, 80 से 100 के बीच में ये जो ग्लूकोज है, इसकी जो एक नॉर्मल रेंज होती है, इसकी जो होगी वो क्या होगी, 80 से 100 के बीच में नॉर्मल रेंज होगी। लेकिन इससे ज़्यादा जब बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा जब बढ़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इससे ज़्यादा जब बढ़ेगी तो हमारा ब्लड जो होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। भाई अगर ब्लड में शुगर लेवल हाई हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया, जो ये 80 से 100 है वो पहुंच गया कब, 350 से 450 या 500 तक पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं इट्स वेरी क्रिटिकल कंडीशन, ये शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो अब जब ब्लड गाढ़ा हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, हार्ट जो सिंपली उस ब्लड को पंप कर रहा था अब उसे पंपिंग करने में कठिनाई होगी। क्योंकि अभी तक ये जो लिक्विफाइड अवस्था थी वो कंसंट्रेट की अवस्था थी, तरल अवस्था ज़्यादा तरल अवस्था में थी, लेकिन ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण वो क्या हो गया, थोड़ा सा वो और ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया। अभी तक तो डाइल्यूट था, अब और ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया और गाढ़ा हो गया। तो जब गाढ़ा हो गया तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, अधिक प्रेशर डाल करके क्या करना पड़ेगा, ब्लड को फ्लो करवाना पड़ेगा, उस पर अधिक वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जो हमारे हार्ट को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी, ब्लॉकेज का बनना, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज का बनना। दूसरी कंडीशन होती है हमारे हार्ट में ऑक्सीजन युक्त ब्लड का ना पहुंच पाना। थर्ड कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना। तो इसके कारण वो क्या होता है, हार्ट अटैक की कंडीशन क्रिएट होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब अभी हमने बताया जैसे जैसे पहाड़ियों पर जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन या फिर पूरे संपूर्ण वायु की भी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। वैसे तो हम कहते हैं कि हम हवा ले रहे हैं ना, हवा तो संपूर्ण ले रहे हैं, क्योंकि उसमें उस हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन वो जब हमारे सेल्स तक पहुंची, हेमोग्लोबिन तक पहुंची, तो हीमोग्लोबिन ने सिर्फ और सिर्फ किसको कैप्चर किया, ऑक्सीजन को कैप्चर किया, बाकी अन्य गैसों को क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो इसने क्या किया, एचबी ने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कैप्चर किया, इसको ऑक्सीजन को लिया, बाकी सबको छोड़ दिया, जाने दिया, उसने किसी को रोका नहीं। सिर्फ रोकेगा किसको, ये रोकेगा ऑक्सीजन को। अब जब इस आरबीसी में केंद्रक होंगे, विभिन्न कोशिकांग होंगे, वैक्यूल होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, सारे कोशिकांग होंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भरा होगा। जब इसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा भरा होगा तो स्वाभाविक सी बात है हीमोग्लोबिन की मात्रा इसमें क्या होगी, कम होगी। जब इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 अणुओं को या ऑक्सीजन के 8 परमाणुओं को कैप्चर करता है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को या ऑक्सीजन के 8 परमाणुओं को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो इसकी कैप्चरिंग की जो कैपेसिटी है, इसकी कैप्चरिंग की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई स्वाभाविक सी बात है, एक मोटे तौर पे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो सपोज दैट इसमें अभी कोई कोशिकांग नहीं है। थोड़ा सा समझना है, ऐसे ही नॉर्मली अगर समझ में आ जाए तो अभी इसमें कोई कोशिकांग नहीं है, और जब कोशिकांग नहीं है तो इसमें मानना है, बाकी ये एग्जैक्ट हम यहाँ पे काउंट नहीं बता रहे हैं, एग्जैक्ट काउंट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, समझाने के तौर पर बता रहे हैं, जिससे कि सारी बातें आसानी से क्लियर हो सके।
तो उस बेस पर हम बता रहे हैं, यहाँ पे जितनी काउंटिंग बता जा रही है या जितनी भी चीज़ें इस एग्जाम्पल में बताई जा रही हैं उसको बहुत ज़्यादा हमें एक्सेप्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसको हमें क्या करना है, याद नहीं रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताया जाए। तो देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मली इसमें हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी है, 10 है। हीमोग्लोबिन कितने हैं, 10 हैं। कब, जब इसमें कोई भी सेल्यूलर ऑर्गन्स नहीं है, तब इसमें कोई सेल्यूलर ऑर्गन नहीं है, कोई कोशिकांग नहीं है, केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गाल्जिकाय नहीं है, जितने भी कोशिकांग होते हैं ज़्यादातर इसमें अब्सेंस हैं, ज़्यादातर इसमें अब्सेंट हैं। अब जब ज़्यादातर इसमें अब्सेंट हैं तो एरिया खाली है, उस पूरे एरिया में है क्या, हीमोग्लोबिन। कितने हैं, 10। अब एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं को कैप्चर करता है, तो कितने परमाणुओं को वो कैप्चर किया, 40 अणुओं को कैप्चर किया, और 40 दूना 80 परमाणुओं को कैप्चर करता है। एक हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या करेगा, एक हीमोग्लोबिन 4 अणुओं को कैप्चर करता है या 8 परमाणुओं को, तो 10 हैं तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 10 बराबर 40 अणु को कैप्चर करता है। और एक ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2, तो 40 दूना 80 परमाणुओं को वो कैप्चर करता है। कौन, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 अणुओं को पकड़ा है या 8 परमाणुओं को पकड़ा, तो 10 हीमोग्लोबिन 40 अणुओं या 80 परमाणुओं को कैप्चर करेगा। अब देखिए ये कब कैप्चर कर रहा है, जब इसमें कोई सेल्यूलर ऑर्गन नहीं है तब। अब जब इसमें सेल्यूलर ऑर्गन बहुत सारे भरे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है इसका एरिया कम होगा। एरिया जब कम होगा तो हीमोग्लोबिन की व्यवस्था के लिए इसमें जगह कम पड़ जाएगी। तो सपोज दैट मान लीजिए 5 ही हीमोग्लोबिन आ पाए, 5 ही हीमोग्लोबिन आ पाए। जब 5 हीमोग्लोबिन आए तो ये 5 20 अणुओं को कैप्चर करेगा या 40 परमाणुओं को कैप्चर करेगा। अब हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स को 10 खरब के ऊपर की संख्या होती है हमारे शरीर में सेल्स की। अब हमारे शरीर में ये जो सेल्स होती हैं उस प्रत्येक सेल्स को बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उन सारे प्रोसेस को कम्प्लीटली पूरा करने के लिए या कंप्लीट सही ढंग से करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और भोज्य पदार्थों की ज़रूरत पड़ेगी। जब उन सेल्स को सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, सही ढंग से भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाएगा, तो बताइए वो कहाँ से अपना बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कहाँ से पूरा कर सकता है, नहीं पूरा कर सकता। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो इफ़ेक्टिव होगी, वो प्रभावित होगी। जब वो प्रभावित होगी तो हमारा शरीर भी क्या होगा, प्रभावित होगा, वो स्वस्थ नहीं रह सकता, थोड़ी बहुत समस्या हमेशा बनती ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे इसमें आरबीसी में केंद्रक क्यों नहीं है या विभिन्न कोशिकांग क्यों नहीं है, जिससे कि उस कोशिका में, उस आरबीसी की कोशिका में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किसकी हो, हीमोग्लोबिन की हो। हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से होती रहेगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई आसानी से होती रहेगी और हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जब कभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो थोड़े से इफ़ेक्टिव होते हैं। अब दूसरा नंबर आता है WBC का, तो वाइट ब्लड कार्पस सेल्स। ये 5 टाइप्स के होते हैं। वैसे तो मुख्यतः अगर इनको देखा जाए तो 2 टाइप्स के होंगे, एक ग्रेन्युलोसाइट होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट होता है और एक एग्रेन्युलोसाइट होता है। तो ये कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। अब इसमें भी ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एग्रेन्युलोसाइट होगा,
ग्रेन्युलोसाइट, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक मोनोसाइट, एक लिम्फोसाइट। एक मोनोसाइट होता है, एक लिम्फोसाइट होता है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, एक हो जाएगा बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसमें से ये जो लिम्फोसाइट होता है ये 2 टाइप्स का होगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या करते क्या हैं, वैसे तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे वाइट ब्लड कार्प सेल्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 5,000 से 9,500 तक होती है, 5,000 से 9,500 तक होती है। इनका जो जीवन काल होता है, WBC की जीवन काल जो होती है वो RBC की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, और इनकी संख्या भी क्या होती है, कम होती है। इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये WBC का जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी बैक्टीरियल ये होते हैं। हमारे शरीर में अगर किन्हीं कारणवश कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस पहुंचता है तो ये उसको क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं, उसको नष्ट करने का काम करते हैं, और टूटी फूटी कोशिकाओं की भी ये क्या करते हैं, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करते हैं, या हम कह सकते हैं उसका भक्षण कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर ये सफाई का काम करते हैं, क्लीनर का काम करते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया का हो, चाहे वायरस का हो, चाहे क्षतिग्रस्त या ख़राब हुई सेल्स का हो, तो ये क्या करता है, उनको क्लीन करता है, उनका भक्षण करता है। तो ये 2 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसे हम कह सकते हैं कणिका युक्त, और ये अकणिका युक्त ग्रेन्युलोसाइट। कणिका युक्त को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ये ग्रेन्युलोसाइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इस इयोसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स नाम से भी जानते हैं, इसको हम हेट्रोफिल्स नाम से भी जानते हैं। तो इनका काम, मेन फंक्शन जानना है। इनका मेन फंक्शन जो होता है वो रोगाणुओं का भक्षण करना और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या खराब कोशिकाओं का क्या करना, भक्षण करना, उनकी सफाई करना। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद आता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स।